हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कावेरी बुक का चैप्टर 1 हम इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। पोम 1 थी हमारी भारत आवर लैंड, जो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द पॉट मेकर। ओके, ये जो स्टोरी है इसकी राइटर है हमारी तैमसुला आओ। इनके बारे में हम पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे। तैमसुला आओ 1945-2022, 1945 में इनका बर्थ हुआ, 2022 में इनकी डेथ हो गई। क्या लिखा है? वॉज वन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी वॉइसेस, वाइडली सेलिब्रेटेड एज अ पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एथनोग्राफर। क्या लिखा है कि पहले चीज तो ये कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की थी और वहाँ की बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंशियल मतलब बहुत सारे लोगों पे प्रभाव डालने वाली इनकी राइटिंग्स इतनी बढ़िया थी, बहुत अच्छी। क्या थी ये? पोएट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी और एथनोग्राफर थी। एथनोग्राफर क्या होता है? एक प्रकार का एक रिसर्चर रहता है जो लोगों को स्टडी करता है। ठीक है, एक रिसर्च तो कैसी होती है कि हम सारी चीजें हमारे पास आती है और हम उसको रीड करके और कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। एथनोग्राफर किसे बोलेंगे? इसकी डेफिनेशन सुने। इज अ रिसर्चर हु स्टडीज पीपल एंड देयर कल्चर्स बाय लिविंग अमंग देम। मतलब ये जो लोग रहते हैं एथनोग्राफर, ये उन लोगों को दूर से स्टडी नहीं करते, उनके बीच में जाके रहते हैं और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को और सब चीज़ों को समझते हैं कि वहाँ का कल्चर ट्रेडिशन कैसा है, लोग कैसे हैं, क्या बातें करते हैं, उनकी डेली लाइफ कैसी है। तो उसे हम कहते हैं एथनोग्राफर। तो पूरा मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। पीपल एंड देयर कल्चर्स बाय लिविंग अमंग देम, वॉचिंग हाउ दे एक्ट एंड रिकॉर्डिंग देयर डेली लाइफ्स। ओके, सो ये एक एथनोग्राफर थी। बॉर्न इन जोरहट असम, असम में इनका बर्थ हुआ था। शी बिलोंग्ड टू अहो नागा ट्राइब ऑफ नागालैंड, नागालैंड की थी बेसिकली, और वहाँ पे एक नागा ट्राइब है, तो ये पर्टिकुलरली उस ट्राइब को बिलोंग करती थी। इन हर पोम्स एंड स्टोरीज शी रोट अबाउट ट्राइबल लाइफ। अब क्योंकि ये उस ट्राइबल एरिया से ही है, उसी ट्राइब की हैं, तो वही हो गई कि एथनोग्राफर ही हो गई एक प्रकार से, कि उन्हीं के बीच में रही है ये। तो जो कुछ भी देखा है वहाँ पे और सुना है और जाना है, वो सारा कुछ इन्होंने अपनी पोएम्स और स्टोरीज के थ्रू, राइटिंग्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाया है। हम आज जहाँ भी है, हमें क्या पता कि वहाँ पे जो पढ़ा है हमने बुक्स में कि वो ट्राइबल पीपल कैसे क्या होते हैं, लेकिन इन डिटेल उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि ये वहीं रही है तो इनको सब नॉलेज था और उसी से रिलेटेड इनकी राइटिंग्स होती थी। तो आगे क्या लिखा है? अपनी पोएम्स और स्टोरीज में इन्होंने ट्राइबल लाइफ के बारे में लिखा है। द स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन्स, कि वुमेन्स किस प्रकार से कुछ भी चीज होती थी तो उसमें कैसे अपनी स्ट्रेंथ शो करती थी। एंड द इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन द पीपल ऑफ हर होमलैंड। उसके बाद में जो भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं, उसका वहाँ के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता था, वो सारा सब कुछ इन्होंने लिखा है, बताया है। आगे क्या लिखा है? इन रिकॉग्निशन ऑफ हर इमेंस कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर, क्योंकि बहुत अच्छा काफ़ी कंट्रीब्यूशन इन्होंने इंडियन लिटरेचर और कल्चर में दिया है। इन्हीं के कारण पूरी दुनिया को पता चला है कि नागालैंड में कैसी क्या चीज़, वहाँ की ट्राइबल लाइफ कैसी है, क्या है। तो इस इनकी राइटिंग्स के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2007 में। क्या लिखा है? She was awarded the Padma Shri in 2007 for her work in literature and education. Education और literature की फील्ड में जो भी वर्क किया है उसके लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और फिर बाद में वन द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2013। 2013 में इन्हें एक और अवार्ड दिया गया था जिसका नाम था साहित्य अकादमी अवार्ड। किस लिए दिया गया था? फॉर हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लेबरनम फॉर माई हेड। तो ये इनकी एक शॉर्ट स्टोरी का पूरा कलेक्शन था, तो इसके लिए उन्हें 2013 में एक और अवार्ड दिया गया। अब ये जो हमारी स्टोरी है, दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम हर ओरिजिनल एंड फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। तो इनकी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थी जिसमें करीबन 10 स्टोरीज हैं। ठीक है, शॉर्ट सी 10 स्टोरीज हैं। उस कलेक्शन में से ही एक स्टोरी हमें यहाँ गिवन है। वो जो कलेक्शन था उसका नाम क्या था? दीज हिल्स कॉल्ड होम, स्टोरीज फ्रॉम अ वॉर जोन। ठीक है, यस, दीज हिल्स कॉल्ड होम, स्टोरीज फ्रॉम अ वॉर जोन। तो इसमें 10 स्टोरीज हैं, उसकी एक स्टोरी हमें यहाँ दी हुई है और जो ओरिजिनल स्टोरी है उसका शॉर्ट फॉर्म एडिटेड वर्जन जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है। तो चलिए, सबसे पहले ये है आपकी राइटर, ओके, तैमसुला आओ। आगे अब हमारा जो बुक का फर्स्ट सेक्शन है वो है हमारा रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बुक में, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द वोकेशंस, नाउ लिस्ट एट लीस्ट 5 मोर वोकेशंस। तो आपको जो 4 पिक्चर्स गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्सन्स क्या काम कर रहे हैं, इनके वोकेशन क्या है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, वोकेशन और प्रोफेशन। ठीक है, जॉब
प्रोफेशन, हालांकि सब चीज काम ही एक प्रकार से काम कर रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं इनकी मदद से, बट देयर इज अ डिफरेंस। प्रोफेशन और वोकेशन में क्या डिफरेंस है? तो प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो कोई भी बच्चा, आज जब आप पढ़ाई कर रहे हो, या तो आप सीए बनोगे या डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे, ठीक है, या तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे ये फील्ड अच्छी लगती है, आप उसी में जाओगे, ठीक है, कुछ की फैमिली विशेष रहती है कि नहीं ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, तो हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, हमारे पास डिग्री आती है और हम जॉब करने लग जाते हैं और लाइफ टाइम हम वही काम करेंगे। और कहीं ना कहीं वो भी रहता है कि जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो बच्चे, तो हाँ इस फील्ड में ज्यादा स्कोप है तो इस फील्ड में जाएंगे, या कोई डॉक्टर कर रहा है तो इसमें ज्यादा कमाई है, या इसका टाइम जो भी है, तो कुछ चीजों के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। वोकेशन क्या होता है? वोकेशन एक प्रकार का स्किल बेस्ड वर्क आप बोल सकते हो, या फिर आपको इनर कॉलिंग आती है कि हाँ मुझे ये, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर कुकिंग का शौक है, तो भले ही घर में नौकर चाकर है, लेकिन अगर उसको कुकिंग का शौक है तो वो क्या करेगा, चीज़ों को जानेगा कि कैसे क्या चीज़ें होती है और चीज़ों को सीखेगा, भले ही उसकी ज़रूरत हो चाहे ना हो। किसी को एम्ब्रॉयडरी वर्क का शौक रहता है, स्टिचिंग का शौक है, ठीक है, तो इस प्रकार के अलग अलग हमारे हॉबीज़ रहते हैं, तो हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को सीखते हैं और हमारा जो मेन टास्क रहता है उसके साथ में उसे करते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ वोकेशंस रहते हैं, जो हैंडवर्क्स रहते हैं, ठीक है। वोकेशन और प्रोफेशन में यही डिफरेंस है कि अगर अंदर से आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है तो वो वोकेशन कहलाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं, आपको ये चीज़ पूरी सीखनी पड़ेगी, स्किल सीखनी पड़ेगी और वो आपको आ जाएगा। अभी हम ये समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ वोकेशंस गिवन है, आपको इन्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वोकेशंस हैं। जैसे पहले वाली फोटो में मुझे एक लेडी दिख रही है जो कि कुछ बास्केट बना रही है हाथों से, ठीक है, ये सारा हैंडमेड वर्क पूरा दिख रहा है मुझे। तो ये कुछ हाथों से बास्केट बना रही है, तो ये बास्केट को वीव कर रही है, तो इसे हम बोलेंगे समझ जाइए आप, इसके बाद मैं आपको आंसर्स दिखाऊंगी। बास्केट वीविंग का काम है ये। फिर नेक्स्ट तो बहुत इजी है, पॉटर है, ठीक है, पॉट बना रहा है, पॉट मेकिंग का काम कर रहा है, जो कि आपके चैप्टर का भी नाम है, तो उसे हम कहेंगे पॉटर। फिर आपको दिख रहा है एक लेडी है जो मशीन पे बैठी हुई है, ओके, और वो कुछ बुनने का काम कर रही है, और नेक्स्ट कुछ लकड़ी का काम करता हुआ मुझे दिख रहा है। तो चलिए इसके आंसर्स देखते हैं। पहला है आपका बास्केट वेवर, ठीक है, जो बुनाई का काम कर रहा है, एक एक वो जो लकड़ी थी उसको किस प्रकार से वो डाल के बुन रही है और पूरी वो बास्केट बनाएगी। नेक्स्ट है आपका पॉटर। फिर थर्ड वाले में जैसा मैंने आपको बताया था वीवर है वो, ठीक है, ऐसे एक एक धागे को बुन के और वो क्या करेगी, पूरा की पूरा कपड़ा बनाएगी, तो उसे हम कहेंगे वेवर, या फिर आप हैंडलूम वर्कर या वेवर भी बोल सकते हैं। फोर्थ है आपका लकड़ी का काम कर रहा था, तो या तो वो कारपेंटर है या कुछ भी लकड़ी का काम कर रहा है, तो आप उसको वुड वर्कर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में आगे हमें क्या बोला है, नाउ लिस्ट एटलीस्ट 5 मोर वोकेशंस, ऐसे ही और हमें 5 वोकेशंस लिखना है। तो देखिए जैसे कि 5 मोर वोकेशंस में आप क्या लिख सकते हैं, ब्लैक स्मिथ हो गया आपका, लोहार जो रहता है, लोहे का काम जो करता है, टेलर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजों में आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, ये चीजें आप लोग पेशेंस के साथ में सीखेंगे तो ये आपको आ जाएगी। इसके लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, बस इनर कॉल आना चाहिए आपको कि हाँ मुझे ये चीज सीखनी है, और आपको करने लग जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फिर थर्ड है कॉबलर, ठीक है, तो जो चमड़े का काम करता है उसे कॉबलिंग कहते हैं, तो हो गया हमारा कॉबलर। मैसन मिस्त्री, मकान वगैरह जो बनाते हैं ये लोग। प्लम्बर हो गया, ठीक है, इसके अलावा आप इलेक्ट्रिशियन भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे जो वर्क से ब्यूटिशियन हो गया, ठीक है, तो ये सारे अदर वोकेशंस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्क इन पेयर्स, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर। अब आपको पेयर्स में वर्क करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना है और अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करना है। पहला है, व्हाट इज कॉमन अमंग दीज पिक्चर्स। अभी हमने वो पिक्चर्स देखे थे, तो उन पिक्चर्स में क्या कॉमन है, और हमने फिर 5 और वोकेशंस वहां पे बताए थे, तो उन सब में, उन सभी पिक्चर्स में और वोकेशंस में क्या कॉमन चीज है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विल रिफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क। ये सारे मैंने जैसे आपको बोला, आप किताबें पढ़ के इन चीजों को नहीं सीख सकते हो, ये स्किल बेस्ड है, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए वो, ठीक है, तो इस स्किल बेस्ड वर्क को हम क्या बोलेंगे। तो चलिए आंसर्स देखते हैं। उन सभी पिक्चर्स में हमने क्या देखा, ऑल द पिक्चर्स
ऑल द पिक्चर्स शो पीपल इंगेज्ड इन ट्रेडिशनल स्किल बेस्ड वोकेशंस। हमने देखा कि उन सभी पिक्चर्स में जो पीपल थे वो ट्रेडिशनल वर्क में इंगेज्ड है। ट्रेडिशनल वर्क मतलब या तो उनके घर में वो चीज़ चलती आई है, ठीक है, इसलिए वो चीज़ वो कर रहे हैं, या उनमें वो स्किल्स हैं, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका स्किल बेस्ड वोकेशन। तो हमने क्या देखा कि वो ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं और स्किल बेस्ड वोकेशंस हैं। तो वर्क इज डन मेनली बाय हैंड। अब ये जितने भी स्किल बेस्ड वोकेशंस रहते हैं ये मेनली हाथों से किए जाते हैं, हैंडमेड वर्क रहते हैं। और इसमें क्या चाहिए, पहले तो प्रैक्टिस चाहिए। अब कोई भी वर्क मैं सोचूं आज मैं बार बार बन जाऊं तो ऐसा नहीं पहले दिन ही मैं एकदम प्रॉपर कटिंग कर दूंगी। मुझे पेशेंस के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। एंड क्राफ्टमैनशिप, क्राफ्टमैनशिप मतलब क्या होती है, शिल्पकारी। मतलब ऐसी कोई भी चीज़, द स्किल यूज्ड बाय समबडी टू मेक समथिंग ऑफ हाई क्वालिटी विद देयर हैंड्स। पहली चीज तो आपको हाथ से ही बनानी है, फिर उसके बाद में आपके अंदर खूब सारी स्किल्स होनी चाहिए कि आप बिल्कुल परफेक्ट बनाओ, ठीक है, कि कोई पहचान ना सके कि ये मतलब बिल्कुल ऐसा लगे कि यार ये तो मशीन से ही हो सकता है। तो इतने परफेक्ट वर्क को बोला जा सकता है क्राफ्टमैनशिप। तो आपके अंदर वो शिल्पकारी की जो कला है वो होनी चाहिए। फिर ऐसी स्किल बेस्ड वर्क को हम क्या बोलेंगे, तो हमारा अगला क्वेश्चन था, तो उसे हम कहते हैं वोकेशंस। थर्ड क्वेश्चन है आपका, मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब जैसा कि हमारा चैप्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड चैप्टर है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स में और मशीन मेड प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस होते हैं, कुछ डिफरेंसेस हमने यहाँ पे लिखे हैं। पहला, हैंडमेड प्रोडक्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग ह्यूमन स्किल एंड एफर्ट्स। जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स है ऑब्वियस सी बात है उसमें ह्यूमन स्किल्स लगेंगे, इंसान करेंगे, उसके एफर्ट्स लगेंगे। जबकि जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स रहते हैं वो मशीन से बनाए जाते हैं। सेकंड है आपका, हैंडमेड आइटम्स जो रहती है वो यूनिक रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी बास्केट्स जो आपने बनाई वो सारी एक जैसी होगी, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कभी कभार ऐसा हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। एक पीस दूसरे पीस में हल्का सा आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे लेकिन हो जाता है, ठीक है। तो हैंडमेड आइटम्स जो रहते हैं वो यूनिक रहते हैं, पहली चीज तो ये यूनिकनेस रहती है उनमें अपनी ही। और वेयर एज मशीन मेड प्रोडक्ट्स आर यूनिफॉर्म। लेकिन मशीन में क्या होता है, एक साथ प्रोडक्शन होता है, एक बार का आपने मटेरियल डाला, उसमें सारी चीजें आपने मशीन में सेट कर दी, वो पूरा जो बैच है वो एक जैसा बन जाएगा। मतलब अगर आपसे सेटिंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो आपके सारे पीसेस जो है वो बिगड़ जाएंगे, सब एक जैसे ही बनेंगे। हैंडमेड प्रोडक्ट्स टेक मोर टाइम टू मेक। हैंडमेड प्रोडक्ट्स ऑब्वियस सी बात है, आप धीरे धीरे हाथ से एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो या स्टिचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, स्टिचिंग सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका आपने घर में देखा होगा कि मम्मी जरा सा भी कुछ स्टिचिंग करती है तो जो टाके लगाती है मम्मी, उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगी। एक नाप के तो लगा नहीं पाओगे, लेकिन वही मशीन से लगाओगे तो काम फास्ट भी होगा और एक जैसा होगा। तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, वाइल मशीन मेड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड फास्टर। लेकिन जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स रहते हैं वो बहुत फास्ट बन जाते हैं। चलिए आगे अब हम चलते हैं। अब हमारी यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। स्टोरी टू पार्ट्स में है। पहला है, नेक्स्ट सेगमेंट जो है हमारी बुक का वो है रीडिंग फॉर मीनिंग। स्टार्ट करते हैं। एवर since Santilla became old enough to accompany her mother to the fields and forest, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother। अब यहाँ पे हमारा पहला कैरेक्टर है सेंटीला, ठीक है। तो सेंटीला जो है क्या बताएगी उसकी एज, कि वो इतनी बड़ी हो गई है कि अब उसकी मदर और ग्रैंड मदर जो है वो अपने साथ उसे काम करने के लिए फील्ड्स और फॉरेस्ट में ले जाया करती थी, ठीक है। तो जब से वो वहां पे काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए जाने लगी, तभी से उसका एक ड्रीम हो गया। उसके दिमाग में रहता है ना बचपन में हमें कि हाँ हम बड़े होके ये करेंगे, कोई चीज हमने देखी हमको अच्छी लगी तो हम डिसाइड कर लेते कि हम बड़े होके ये चीज करेंगे। तो जब से ही जैसे हमको रहता है ना बचपन में कि हमने कोई चीज देखी तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज अच्छी लग रही है, हम बड़े होके यही चीज करेंगे। तो वैसे ही उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज आ गई थी कि जो उसकी मदर है और ग्रैंड मदर है वो क्या है, पॉटर है, पॉट मेकर है। तो उसने भी ड्रीम कर लिया था कि मैं बड़े होके क्या बनूंगी, पॉट मेकिंग का ही काम करूंगी। चलिए आगे क्या लिखा है। हाउएवर एरिनला हर मदर वांटेड हर टू बिकम अ वेवर। लेकिन वहीं उसकी जो मदर थी एरिनिला, उनकी क्या इच्छा थी कि मेरी बेटी जो है वो बड़े होके वेवर बने। वेवर मतलब वही बुनाई का काम करे, सिलाई का काम करे। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज्ड टू स्टे एट होम व्हाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड्स, सेंटीला अप्रोच्ड एक्सपर्ट पॉटर्स टू लर्न द स्किल। अब क्या होता था
कि रोज तो कोई उसकी मदर और ग्रैंडमदर फील्ड और फॉरेस्ट में जाती नहीं थी, लेकिन जब भी पेरेंट्स जो है वो फील्ड्स में चले जाते थे तो सेंटिला को टाइम मिल जाता था, उसको वो घर छोड़ के जाते थे, तो वो क्या करती थी कि वो जो एक्सपर्ट पॉटर्स हैं आसपास उनके पास जाती थी और उस स्किल को सीखने की कोशिश करती थी। ये देखिए, हाउएवर हाँ, एर्निला जो थी वो चाहती थी कि उसकी बेटी वेवर बने, लेकिन जब भी उसे घर पे रुकने का मौका मिलता था, पेरेंट्स जो थे वो फील्ड्स में चले जाते थे, तो जो सेंटिला थी वो एक्सपर्ट पॉटर्स के पास जाती थी और उस स्किल्स को सीखने की कोशिश करती थी। They were at first amused by the little girl's insistence, as they thought that she would soon outgrow her childish पैशन फॉर द क्राफ्ट। अब क्या होता था, जैसे मम्मा तो चाहती है कि वो वीवर बने, ठीक है, तो मम्मी तो सिखा नहीं रही है उसको पॉट मेकिंग का काम, उसको अंदर से इच्छा है कि उसको पॉटर बनना है, तो वो छुपके छुपके कहाँ जाती थी, वो जाती थी जो एक्सपर्ट पॉटर्स है गाँव में, जो दूसरे लोग हैं उनके पास जा जाके वहाँ पे देखती थी और सीखती थी। और जब वो वहाँ पे जाती थी तो जब ये छोटी एज की थी, बार बार इंसिस्ट करती थी कि मुझे भी सिखाओ, मुझे भी बताओ, या दूर से खड़ी होके देख रही है, दिन भर वहां बैठ बैठ के देख रही है। तो जो लोग थे वो पहले तो उसको कैसे समझते थे कि हाँ बच्ची है, बच्ची को शौक है इसलिए सीख रही होगी, जब ये बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा कि फिर इसको ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, मतलब बचपने में ये बोल रही है कि मुझे सीखना है, मुझे बताओ कैसे किया, ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगी, ये इससे बोर हो जाएगी और इस चीज को छोड़ देगी। तो शुरू में तो लोग जो थे उसका मजाक उड़ाते थे इस प्रकार से। आगे क्या लिखा है, Santilla did not Santilla did not disclose her fascination with pot making at home, as she had overheard a conversation between her parents one night. अब सेंटिला को कोई चीज़ हमें पसंद रहती है तो हमारे पेरेंट्स को बताते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, हमें ये चीज़ पसंद है, लेकिन सेंटिला ने जो अपना ये जो फैसिनेशन था, ठीक है, जो अट्रैक्शन था पॉट मेकिंग को लेकर उसका, उसने कभी भी ये चीज़ अपने पेरेंट्स को नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि एक रात को उसके पेरेंट्स जो थे, मदर फादर, आपस में बात कर रहे थे और उसने सुन लिया था। क्या सुन लिया था उसने? Her mother was complaining about Scintilla's indifference to waving। तो ये सारे मीनिंग्स आपको बुक में गिवन है। इंडिफरेंस मतलब होता है किसी चीज के प्रति कम रुचि होना, इंटरेस्ट नहीं होना किसी चीज में। तो उसकी मदर जो थी, उसने क्या बात सुनी थी उसके पेरेंट्स की, कि मदर जो थी वो फादर से कंप्लेन कर रही थी कि जो सेंटिला है वो वेविंग में, ये जो बुनाई का काम है, इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है इस काम में। आगे क्या लिखा है, शी सेड, अब आगे उसकी मदर कंप्लेन करते करते क्या बोल रही है, शी मतलब यहाँ पे एर्निला की बात हो रही है उसकी मदर की। शी सेड, आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज ब्रॉट नो जॉय टू मी एंड ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स। तो आगे उसकी मम्मी क्यों क्यों मतलब क्यों मना कर रही है पॉट मेकिंग के लिए, वो कारण उसने बताया है कि मैं अपनी बेटी को पॉट मेकिंग बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि वो खुद पॉटर है, ठीक है, उन्होंने बहुत सफर करा है। तो वो यही रीजन देती है कि मैंने भी पूरे जीवन पॉट मेकिंग करी है और इससे मेरे जीवन में कोई खुशियां नहीं आई है, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया है, ठीक है, सिर्फ मुझे कुछ पिटेंस मतलब क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम, मतलब पॉट मेकिंग में मेहनत बहुत ज्यादा है लेकिन जो कमाई रहती है वो बिल्कुल बहुत थोड़ी सी रहती है, ठीक है। तो वो यही बोल रही है कि इससे मेरे जीवन में कोई खुशहाली नहीं आई है, ना मैं ज्यादा पैसे कमा पाई हूँ, इतनी मेहनत है और मुझे थोड़े से पैसे इसके लिए मिलते हैं। द रिवर बैंक, अब वो पूरा डिस्क्रिप्शन दे रही है। द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द पॉट्स इज फाउंड। वो बता रही है कि ये जो पॉट मेकिंग के लिए क्ले लगती है ये मुझे रिवर बैंक पे मिलती है। कौन सी क्ले लगती है? ग्रे और रेड क्ले जो है, जो पॉट मेकिंग में लगती है, मुझे रिवर बैंक पे मिलती है, जो कि कहाँ है? 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब जहाँ पे इनका घर है वहां से अर्नीला को 16 किलोमीटर्स चल के जाना पड़ता है उस क्ले को लेने के लिए। फिर आगे वो क्या बोल रही है, आई नीड टू क्लाइम डाउन अ शीर ड्रॉप टू द रिवर बैंक। अब उस रिवर बैंक जहाँ पे वो क्ले मिलती है उस पे जाने के लिए प्लेन एरिया नहीं है, शीर ड्रॉप मतलब एक पहाड़ी पे चढ़ के जाना पड़ता है, और वो जो पहाड़ी है वो शीर ड्रॉप है, मतलब ऐसे अगर चलने में हो तो आप इजीली चल लोगे, लेकिन वो कैसी ऐसी खड़ी चट्टान है, तो इतना पूरा चढ़ के मुझे जाना पड़ता है और उसके बाद मैं रिवर बैंक पे पहुंच पाती हूँ। एंड माई बेक एक्स फॉर फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अप हिल ऑल द वे टू द विलेज। उसके बाद फिर वहां से वो मिट्टी जो थी वो लोड करके कमर के ऊपर रख के लाना, तो वापस अभी तो सिर्फ चढ़ के जाना था, अब इतना भारी सामान लेकर पूरा आपको वापस उतर के भी आना है उस हिल पे से, और फिर वो गाँव में आती थी। तो इस कारण से, इतना लोड उठाने के कारण से उसकी कमर में बहुत दर्द हो जाया करता था। पाउंडिंग द स्टबन क्ले inside bamboo cylinders to soften it is also tedious। अब वो क्या बोल रही है आगे
कि फिर वो जो क्ले जब वो ले आती थी तो उस स्टर्बन मतलब जिद्दी मतलब क्ले एकदम जैसी नॉर्मल अपन देखते हैं वैसी मिलती है, लेकिन उसको उसके पॉट नहीं बनाए जाते। उसको पहले वो क्या बोल रही है, बैम्बू सिलेंडर्स में मार मार के उसको पहले गीला करके मार मार के सिलेंडर्स में भरना पड़ता है, दबा दबा के जोर जोर से उसको मारना पड़ता है ताकि वो क्ले सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा क्या है, मेहनत का काम है। टीडियस मतलब होता है टायरिंग, वो भी क्या है, बहुत थका देने वाला काम है। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड द माउल्ड आउट ऑफ शीर एग्जॉशन। उसके बाद वो अभी तो सिर्फ क्ले लेकर आई है, क्ले को उसने जो है वो चेंज करा है, सॉफ्ट क्ले बनाई है उससे ताकि उसके पॉट्स बन पाए। इसी काम में वो इतनी थक जाती है कि कितनी बार तो जो माउल्ड है, जो सांचा है, वो उसके हाथ से मतलब हाथ से गिरने लग जाता है, इतनी ज्यादा उसके थकान हो जाती है। एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। और जब वो माउल्ड जो है ऐसा कैसा वो पूरा गिर जाता है तो वापस से उसको पूरा बनाना पड़ेगा। मतलब आगे क्या लिखा है, इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर। उसके बाद वो बोल रही है कि उससे वो पॉट्स वगैरह जब बना लेती है तो एक बैच बनाने में महीनों लग जाते हैं। ठीक है, तो मतलब आप सोचो, अभी तो मिट्टी लाई है, उसके बाद में उसको सॉफ्टन करेगी, फिर उसके बाद में जो भी उसकी प्रोसेस है, तो पूरा एक बैच मतलब एक बार में वो 15 या 20 जितने भी पॉट्स बनाती थी तो उतने बनाने में ही उसको महीने लग जाते थे। और उसमें कितनी ज्यादा मेहनत है। एंड द रिवॉर्ड ऑफ फ्यू रुपीज, आगे वो क्या बोलती है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलता है, रिवॉर्ड मतलब यहाँ पे क्या मिलता है मुझे, सिर्फ कुछ पैसे। इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली। वही अगर सेंटिला जो है वो वीविंग का काम सीख लेगी, तो मतलब बुनाई का काम सीख लेगी, तो वो इतने कपड़े मतलब वो पैसे भी अच्छे कमाएगी और उसके साथ में कपड़े भी, पूरी फैमिली के लिए हमें अलग से कपड़े नहीं खरीदने पड़ेंगे। सेंटिला जो है वो हमारे लिए भी कपड़े बना देगी और पैसे भी उससे मतलब कपड़े बना के और पैसे भी कमा लेगी। वेविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग। अब जैसे पॉट मेकिंग में पूरा मिट्टी का काम है, दिन भर आपको मिट्टी में ही काम करना है, वेविंग जो है वो इतना मेसी वर्क नहीं है। एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन्स, और ये किसी भी सीजन में आप कर सकते हो, सारे सीजन्स में आपको घर में बैठे बैठे आप ये काम कर सकते हो। जैसे पॉट मेकिंग का काम हम रेनी सीजन में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमें उसके लिए सनलाइट चाहिए प्रॉपर, उसमें उसको पूरा सुखाया जाता है, फिर क्लीन में बेक किया जाता है। तो जो हमारी वेविंग है ये किसी भी मौसम में और आप इंडोर्स भी कर सकते हैं। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वेविंग वन शॉल इज मच लेस एंड द रिटर्न इन हैंडसम। अगर आप वो बताइए कि सिर्फ एक शॉल की बात करो, एक पॉट से वो शॉल का कंपैरिजन कर रही है कि अगर एक शॉल भी जितना टाइम एक शॉल को बनाने में लगता है, ठीक है, मतलब पॉट बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, शॉल उससे कम टाइम में प्रिपेयर हो जाती है और जब आप उसको बेचने जाओगे तो रिटर्न इज हैंडसम, आप काफी सारे पैसे आपको उससे अच्छा खासा अमाउंट आपको उसके लिए मिलेगा। आगे इस प्रकार से ये फोटो आगे हम समझेंगे। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। तो इस प्रकार से सेंटिला जो है वो दूर से खड़ी होके जब पॉटर्स काम वगैरह करते थे तो उन पॉटर्स को वो ऑब्जर्व करती थी कि वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। She saw how the clay was mixed with water and pounded। क्या देखती थी, वो देखती थी कि किस प्रकार से क्ले को वाटर के साथ पहले उसको गीला किया जा रहा है, फिर उसको जोर जोर से मारा जा रहा है, किस प्रकार से क्ले को आपको पीटना है बार बार उसको सॉफ्टन करने के लिए। हाउ केयरफुली दे वर व्हेन दे पुश्ड pushed their left hand into a lump of the softened clay, and how deftly they rotate the lump as they started giving shape to the rotating clay with a spatula held in the right hand। तो आगे वो क्या देखती है कि किस प्रकार से पानी मिक्स किया जाता है, फिर मिट्टी को जोर जोर से मारा जाता है, उसके बाद में उसे सॉफ्ट किया जाता है, फिर वो क्या करते हैं अपने लेफ्ट हैंड को सीधे, जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये गोल सी चक्री है, उस पे हाथों की मदद से क्ले को शेप किया जा रहा है। तो पहले क्या किया जाता है, वो यही देख रही है कि किस प्रकार से एक पूरा लंप, एक पूरा जो ढेर है मिट्टी का वो डाला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लिखा है कि किस प्रकार से लेफ्ट हैंड से उस लंप को दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप ऑफ द सॉफ्टन्ड क्ले। अब वो जो लंप सॉफ्ट क्ले का लंप लिया है वो आपने डाला, फिर उसके बाद में आपने क्या करा, लेफ्ट हैंड किस प्रकार से उसको गोल गोल घूमते हुए में उसको एक शेप में डाला जाता है और उसमें अपना लेफ्ट हैंड धीरे धीरे शेप करने के लिए वो ऐसे डाल डाल के उसको शेप कर रहा है। उसके बाद में हाउ डेफ्टली दे रोटेट द लंप एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले। अब कंटिन्यूस वो क्ले जो है वो रोटेट हो रही है, उस रोटेटिंग क्ले को ही आपको एक हाथ से शेप देना है और जो राइट हैंड है उस
उसमें एक स्पैचुला, एक शेप करने के लिए एक ऑब्जेक्ट सा आता है, तो राइट हैंड में वो ऑब्जेक्ट पकड़ रखा है, तो जहां से भी लगता है कि शेप बिगड़ रहा है तो उससे प्रॉपर एक शेप दिया जाता है। आगे The regular tap of the spatula on the clay was music to her ears। अब क्ले को सॉफ्टन करने के लिए ना उस पर जोर जोर से टैप टैप करके एक ऑब्जेक्ट रहता है उससे मारा जाता है, तो ये रोज जाती थी देखने के लिए, तो जो रेगुलर टैप टैप का साउंड आता था वो उसको म्यूजिक जैसा फील होता था, कि जैसे ये म्यूजिक रिदम सा बन जाता था, एक म्यूजिक को उसको सुनती थी, म्यूजिक जैसा उसको फील होता था। एज शी वॉच्ड इन फैसिनेशन द पॉट इमर्ज्ड आउट ऑफ शेपलेस लम्प्स राइट इन फ्रंट ऑफ हर आइज। और उसको ये देखकर बड़ा फैसिनेटिंग लगता था, बड़ा अट्रैक्टिव। वो क्या देखती थी कि अभी पूरा एक ढेर था मिट्टी का, किस प्रकार से टैप टैप की म्यूजिक की आवाज आ रही है और किस प्रकार से कब वो एक लंप जो है वो एक ब्यूटीफुल से पॉट में चेंज हो जाता है। उसको ये देखकर बहुत मजा आता था और वो बिल्कुल एक टुक उसको देखती रहती थी। आगे क्या लिखा है, आफ्टर 2 or 3 days द पॉट्स, आई होप आप लोग बुक में देख रहे हैं, आफ्टर 2 or 3 days द पॉट्स वुड बी गिवन अ फाइनल टच अप टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी। अब पॉट को शेप दे दिया, उसके बाद में उसको रख दिया जाता था, ठीक है, अंदर ही रखते थे छांव में, तो 2-3 दिन तक उसको छोड़ दिया जाता था, उसके बाद में 2-3 दिन बाद उसको फाइनल टच दिया जाता था। और उस टाइम पे पॉट्स को ध्यान से बिल्कुल ऑब्जर्व किया जाता था कि कौन सा पॉट का शेप प्रॉपर है, कहीं से पतला मोटा, ठीक है, जो सैंड जो उसकी क्ले है वो प्रॉपर मतलब सब जगह से यूनिफॉर्म है या नहीं, ये घड़ा जो है वो आगे जाके फूट तो नहीं जाएगा, ठीक है, डिफेक्टिव पीस तो नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से वो सारी चीजें उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते थे। आगे क्या लिखा है, ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन। उसके बाद में फिर पॉट्स को बाहर धूप में रख दिया जाता था, बिफोर बीइंग लोडेड ऑन टू अ kiln in a uniform pattern on a bed of hay and dried bamboos and covered with another layer of the same material। पहले इतना समझो, तो क्या करते हैं, पहले पॉट्स को अंदर 2-3 दिन रखा जाता है, ठीक है, फिर उनको फाइनल टच दिया जाता है, फिर जो बिल्कुल अच्छे वाले जो पॉट्स रहते हैं उनको सनलाइट में रखा जाता है, सन में रखा जाता है, फिर जब वो थोड़े ड्राई हो जाते हैं उनको एक किल्न क्या होती है, भट्टी, ठीक है, आग की भट्टी, तो उस भट्टी में एक एक करके पहले क्या करते हैं, जो भूसा रहता है, घास, सूखी घास, वो रखी जाती है, ठीक है, फिर उसमें पॉट्स वगैरह रखे जाते हैं, बीच में बैम्बू स्टिक्स वगैरह रखी जाती है, इस प्रकार से प्रॉपर, फिर वापस से एक लेयर से मतलब एक पूरा हो गया आपका बैच, फिर उसके बाद में ऊपर वापस से पूरी क्या डाली जाती है, पूरी सूखी घास डाली जाती है, फिर बैम्बूज रखे जाते हैं और फिर ऊपर से फिर एक पूरा ऐसा बैच रखा जाता है। तो ऐसे लेयर के ऊपर लेयर जो है वो किल्न में जमा दिए जाते हैं, उस भट्टी में जमा दिए जाते हैं। आगे क्या लिखा है, देन द किल्न वुड बी फायर्ड। उसके बाद में वो जो भट्टी है वो जला दी जाती है। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड रुइन द एंटायर बैच। अब काम अभी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाता है, टेंड मतलब होता है टेक केयर ऑफ, ठीक है, तो जब ये भट्टी जला दी जाती है तो एक पर्सन को वापस मतलब आपको उस पर नजर भी रखनी है, क्योंकि अगर जो मटके हैं, जो पॉट है, उसको ज्यादा हीट मिल गई या उसको कम हीट भी मिली, ठीक है, तो दोनों में ही क्या होंगे, वो जो पूरी की पूरी बैच है वो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी, मतलब आपके सारे पॉट्स जो है वो खराब हो गए, क्योंकि काफी सारे पॉट्स, ऐसा नहीं कि एक एक करके आप बेक कर रहे हो, वो जितने भी पॉट्स आपने उस किल्न में रखे थे, भट्टी में रखे थे, वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। तो ना आप उसको ओवर हीट कर सकते हो ना उसको अंडर हीट होना चाहिए। आगे क्या लिखा है, अर्नीला heard of her daughter's visit but pretended to be ignorant of them। अब क्या होता था कि उसकी मदर तो उसको सिखा नहीं रही है पॉट मेकिंग, और उसने खुद ने सुन भी लिया है कि मम्मी तो बोल रही है कि इसको वीविंग सिखाएंगे और ये सब, वो पूरी उसने कॉन्वर्जेशन सुन ली थी उसके पेरेंट्स की। तो जो ये जब उसके मदर और ग्रैंड मदर जो भी थे घर में लोग, वो जब घर से चले जाते थे तो ये दूसरे पॉटर्स के पास में जाती थी और सीखती थी। तो कहीं से अर्निला को पता चल गया था, इसकी मदर को पता चल गया था कि ये जो डॉटर जो है इसकी सेंटिला जो है वो दूसरे पॉटर्स के पास जाती है और वहां पे जाके पॉट मेकिंग का काम सीखने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने शुरू में उस चीज को इग्नोर कर दिया। बाय लेट आफ्टरनून सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड्स शी वुड बी देयर। अब ये बात सेंटिला को तो पता नहीं थी कि गांव वालों ने जो है वो उसकी मदर को बोल दिया है कि आपकी बेटी तो यहाँ पे आती है, ठीक है, तो वो क्या करती थी, वो चली तो जाती थी, मदर के जाते ही वो भी चली जाती थी, और शाम होने से पहले पहले वो वापस घर भी आ जाया जाती थी, ताकि मम्मा को डाउट ना हो कि मैं पीठ पीछे जो है वो ये सीखने की कोशिश कर रही हूँ। आगे क्या लिखा है, ग्रेजुअली सेंटिलाज विजिट बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। अब ऐसा एक आध दिन तो हुआ नहीं, ऐसा कंटिन्यूस चलता रहा, ठीक है, क्योंकि सेंटिला को तो ये लग रहा है मदर को पता
पता नहीं चल रहा है, तो वो रोज जाती रही। अब गांव रहता है, छोटा सा एरिया, तो ये पूरे गांव वालों को पता चल गया था और लोग इसी के बारे में कंटिन्यूअस बातें वगैरह कर रहे थे। ठीक है, काफी बात जो है वो फैल चुकी थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। पीपल वंडर्ड व्हाई अर्नीला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। और जो वहाँ के गांव के लोग थे उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था कि अर्नीला खुद एक पॉट मेकर है, इतने अच्छे पॉट्स बनाती है और उसकी बेटी दूसरे पॉटर के पास जाके सीखने की कोशिश कर रही है। तो उनको इस बात का शौक था कि अर्नीला जो है वो खुद सिखा सकती है, तो वो अपनी बेटी को पॉट मेकिंग का काम क्यों नहीं सिखा रही है, क्यों मना कर रही है। They were worried that if all pot makers followed suit, then there would be no expert potters to take their place. अब क्या हुआ, लोगों को चिंता होने लगी कि अर्नीला मतलब कहीं ना कहीं बच्ची से बात वगैरह भी करते होंगे, तो उनको ये भी पता चला होगा कि वो वीविंग सिखाना चाह रही है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो लोगों को चिंता हो रही थी कि जिस प्रकार से अर्नीला ने बोल दिया कि ये वक्त तो बहुत थका देने वाला है, मैं अपनी बच्ची को ये नहीं सिखाऊंगी, तो अगर ऐसे सारे ही पॉटर्स सोच लें कि हम हमारे बच्चों को ये काम नहीं सिखाएंगे, तो अभी तो जो पॉटर्स हैं अगर वो अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो आगे की जनरेशंस में क्या होगा, ये जो पूरी आर्ट है ये पूरी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर पॉट मेकर्स ही नहीं बचेंगे तो कौन पॉट बनाएगा, और ये चीज आगे कैसे बढ़ेगी फिर। तो आगे क्या हुआ, वन डे Santila's father Masoba was summoned by the village council and asked to explain why Arnila was refusing to pass on the skill to her daughter। तो एक बार क्या होता है, अब ये बात बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, जो विलेज के काउंसिल थे, पंचायत के जो लोग रहते हैं, उन लोगों को चिंता हुई और उन्होंने मसोबा को समन किया। समन करना मतलब किसी को ऑफिशियल ऑर्डर देकर बुलाना, तो उन्होंने ऑर्डर देकर बुलाया कि इसको लेकर आओ और फिर उससे पूछा कि अर्नीला जो है वो अपनी डॉटर को अपने स्किल्स क्यों पास नहीं करना चाहती, क्यों उसे पॉट मेकिंग का काम नहीं सिखाना चाहती है। ही रिप्लाइड इन अ हम्बल टोन, तो वो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी बड़ी अथॉरिटी से बात कर रहे हैं तो वो एकदम हम्बल होके विनम्रता के साथ अपना आंसर देता है। अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, कि सभी अंकल्स चाचा लोग और बड़े लोग और जितने भी मेरे भाई बंधु हैं यहाँ पे, उनको वो क्या बोलता है, अर्नीला हैज नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आर डॉटर पॉट मेकिंग। तो वो क्लियर बोल देता है कि अर्नीला ने अभी तक एक बार भी ऐसा उससे नहीं बोला है या मुझसे नहीं बोला है कि वो अपनी बच्ची को, हमारी बच्ची को पॉट मेकिंग का काम नहीं सिखाएगी। इट इज ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस। अभी हम उसे पॉट मेकिंग का काम सिर्फ इसलिए नहीं सिखा रहे क्योंकि वो बीमार थी। ठीक है, हम चाहते हैं वो बीमारी से पूरी तरीके से ठीक हो जाए, उसके बाद हम उसे ये सारी चीजों में लगाएंगे। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जल्द ही आप देखेंगे कि सेंटिला जो है इस विलेज में सबसे अच्छे पॉट्स जो है वो बना रही है। आफ्टर लिसनिंग टू मैसोबाज एक्सप्लेनेशन, अब मैसोबा का ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो। जो जितने भी पंचायत के लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे वहां पे, वो डिसाइड करते हैं कि इसे यहाँ से जाने दिया जाए। कॉशनिंग हिम टू रिमाइंड अर्नीला दैट इट वॉज हर ड्यूटी टू टीच हर डॉटर द स्किल्स दैट वॉज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और जब उसको भेजा जा रहा था तो उसे ये चेतावनी दी गई, बिल्कुल क्लियरली बोल दिया कि जाके अपनी वाइफ को, अपनी बीवी अर्नीला को ये बात समझा देना कि ये उसकी ड्यूटी है। जो चीज उसे अपनी जनरेशन से मिली है, जनरेशन टू जनरेशन ये चीज पास हुई है, तो उसे भी आगे ये चीज पास करनी है और ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी को ये स्किल जो है वो सिखाए। आगे दे ऑल्सो टोल्ड हिम दैट स्किल्स सच एज पॉट मेकिंग विच नॉट ओनली कैटर्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। आगे क्या बोला गया कि ये जो स्किल्स हैं जैसे कि पॉट मेकिंग है, ये सिर्फ मतलब क्या लिखा है, दे ऑल्सो टोल्ड हिम दैट स्किल्स सच एज पॉट मेकिंग विच नॉट ओनली कैटर्स टू द नीड्स ऑफ द पीपल बट ऑल्सो सिम्बलाइज्ड द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल। आगे वो क्या बोलते हैं कि ये जितनी भी स्किल्स होती है, पॉट मेकिंग हो गई और भी जो दूसरे स्किल्स वगैरह हैं, ये सिर्फ लोगों की जरूरतें ही पूरी नहीं करते हैं बट ये हमारे ट्रेडिशन को भी सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चली आ रही है, ये हिस्ट्री है हमारी, आज जो है वो हमारी हिस्ट्री बनेगी। ठीक है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, तो हमें ये पास ऑन करना ही है। ठीक है, एंड डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, मतलब ये ऐसा तो है नहीं कि चलो आज मेरी इच्छा हुई मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो मैंने किताबें उठाई, पढ़ाई कर ली और मुझे आ गया। ये किसके लिए, हर किसी में नहीं होती है। ठीक है, तो आपको अपने बच्चों को सिखानी है। ठीक है, कोई भी बोलेगा कि चलो आज मुझे, अगर मैं बोलूँ कि मुझे पॉट मेकिंग का काम करना है या मुझे वीविंग करनी है या मुझे टेलरिंग करनी है,
प्लम्बर बनना है मुझे, तो क्या मैं आज मैंने बोला और मैं कल करने लग जाऊंगी? नहीं, ये स्किल बेस्ड वर्क ही एकदम से नहीं आता है। ठीक है, आगे, एंड एक्सपर्ट्स वर ऑब्लिज्ड टू पास ऑन देयर स्किल्स नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू एनीवन हु विश्ड टू लर्न। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को तो सिखाएं सिखाएं, उसके साथ में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो उस आर्ट को सीखना चाहता है, उसे सिखाना भी किसकी ड्यूटी है? इन एक्सपर्ट्स की ही ड्यूटी है। हमें ही इस चीज़ को पास ऑन करना है। अगर हम ही बोल दें कि हम तो नहीं करेंगे, ठीक है, या हम हमारे बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तो फिर ऐसे तो कोई कुछ स्किल्स जो है वो पास होगी नहीं, और धीरे धीरे सारी स्किल्स जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म होती जाएगी। आगे, मेसोबा वेंट होम एंड डिस्कस्ड द मैटर विद अर्नीला। तो ये पूरा के पूरा मैटर जो है, मेसोबा घर जाता है और अपनी वाइफ से, हाँ, अपनी वाइफ से ये सारी चीजें जो है वो अर्नीला से डिस्कस करता है। चलिए, स्टोरी का फर्स्ट सेक्शन यहीं खत्म हो जाता है। चेक योर अंडरस्टैंडिंग में 3 क्वेश्चन है जिसे आप अपने आप से ट्राई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगी। क्वेश्चन समझ लेते हैं हम पहले। डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज ईजी? पूरी प्रोसेस अभी आपने सुनी, तो आपको क्या लगता है, क्या पॉट मेकिंग जो है वो बहुत ईजी है? अगर हाँ, तो उसका कारण बताइए क्यों। अगर नहीं, तो उसका भी कारण बताना है कि क्यों इजी नहीं है, जो भी है। चलिए, मतलब आपका आंसर यस हो चाहे नो हो, दोनों में आपको रीजन बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर? तो जैसा हमने स्टोरी में देखा कि जो सेंटिला थी उसने ड्रीम देखा था, उसका ड्रीम था कि उसे पॉट मेकिंग का ही काम करना है, तो क्या वो अपना ड्रीम फुलफिल कर पाएगी? इस चीज के बारे में आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक मेसोबा एंड अर्नीला वुड सपोर्ट सेंटिला? गिव अ रीजन। क्या आपको लगता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं मेसोबा और अर्नीला, क्या वो सेंटिला को सपोर्ट करेंगे इस चीज में? ठीक है, और इसका आपको रीजन भी बताना है। तो चलिए, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पीपीटी और द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं खत्म होता है। सेकंड पार्ट जो है स्टोरी का, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस चेक योर अंडरस्टैंडिंग्स के आंसर भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना एंड फॉलो फॉर मोर।